Today we are going to study chapter number 8, Women, Caste and Reforms. तो आज के अपने इस चैप्टर में हम जानेंगे उन अलग अलग रिफॉर्म्स के बारे में जो इंडिया में किए गए थे सो दैट जो भी हमारे यहाँ के सोशल इविल्स थे उन्हें खत्म किया जा सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर हम आज की बात करें, टुडे वुमेन एम्पावरमेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजेंडा ऑफ आवर कंट्री। आज के टाइम में वुमेन एम्पावरमेंट हमारे कंट्री के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एजेंडा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम चाहते हैं कि महिलाओं को पूरे अधिकार मिलने चाहिए। तो आज के टाइम में जो महिलाएं हैं, जो वुमेन हैं, उन्हें किस तरह के राइट्स मिले हुए हैं इंडिया में? मेनी राइट्स आर गिवन टू वुमेन सच एज राइट टू एजुकेशन, राइट टू वर्क, राइट टू वोट। यानी जो भी महिलाएं हैं इस देश की, वो पढ़ लिख भी सकती हैं, काम भी कर सकती हैं और वोट डालकर जो भी उनका लीडर है उसे भी वो चुन सकती हैं। पर अगर पहले के टाइम की बात करें, पास्ट की बात करें, तो पास्ट में क्या हुआ करता था? थिंग्स वर डिफरेंट। देयर वर सेपरेट लॉज फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। पुराने टाइम में चीजें इतनी अलग थी कि मेन और वुमेन के लिए सेपरेट लॉज हुआ करते थे। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या आता है कि व्हाट डिफरेंट लॉज प्रिवेल्ड फॉर मेन एंड वुमेन इन द पास्ट। यानी पुराने टाइम में ऐसे किस तरह के अलग अलग लॉज थे जो मेन और वुमेन के लिए हुआ करते थे। सबसे पहले तो बोथ हिंदू एंड मुस्लिम मेन कुड हैव मल्टीपल मैरिजेस। चाहे कोई हिंदू पुरुष है या मुस्लिम पुरुष है, वो मल्टीपल मैरिजेस कर सकते थे। जबकि अगर कोई विडो है, कोई विधवा है, तो वो दोबारा से शादी नहीं कर सकती थी, ऐसा नहीं अलाउ होता था। सो विडो कुड नेवर रीमैरी, रादर शी वाज प्रेज्ड फॉर बिकमिंग सती। अगर कोई विधवा महिला सती बन जाती है तो उसे बहुत ज़्यादा प्रेज किया जाता था, उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ की जाती थी। जैसे कि आपको यहाँ इमेज में दिखाया गया, एक लेडी है, बिकॉज शी इज़ विडो, तो वो सती हो रही हैं। तो ऐसी अगर कोई महिला, जैसे कि अभी जो सती शब्द है, इसका मीनिंग क्या होता है कि अगर किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, डेथ हो जाती है किसी के हस्बैंड की, तो वो जो लेडी होती थी वो विलिंगली खुद भी क्या करती थी, अपनी जान दे देती थी। तो उस तरह की लेडी को सती कहा जाता है। और अगर कोई महिला सती होना चाहती थी बिकॉज उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, तो उसे बहुत ज्यादा प्रेज किया जाता था। तो आप देख सकते हैं कि कितना फर्क है। एक तरफ जो मेन है वो मल्टीपल मैरिज कर सकते हैं, लेकिन एक विमेन जो विडो हो गई है, एक तो उसे दोबारा शादी करने का मौका नहीं दिया जाता था, दूसरा अगर वो डेथ एक्सेप्ट कर लेती है तो उसके लिए उसे ज्यादा अच्छा कहा जाता था। और क्या चीज होती थी? मेन वर एजुकेटेड बट वुमेन वर नॉट सेंट टू स्कूल। जितने भी मेन थे वो पढ़े लिखे होते थे, लेकिन जो महिलाएं थी उन्हें स्कूल नहीं भेजा जाता था। और सिर्फ यही नहीं कि इसी तरह के डिफरेंसेस थे, बट देयर वर अदर डिफरेंसेस टू। यानी कि जब हम पास्ट की बात कर रहे हैं, पुराने टाइम की बात कर रहे हैं, यानी जो हमारी 17th और 18th सेंचुरी थी, खाली सिर्फ यही डिफरेंसेस नहीं थे कि जो मेन हैं या जो विमेन हैं उनके लिए अलग अलग लॉज हैं, पर कुछ और डिफरेंसेस भी थे जो इंडियन सोसाइटी में उस वक्त एग्जिस्ट करते थे, जैसे कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। यानी क्या होता था कि जो इंडियन सोसाइटी थी उसमें भी अलग अलग कास्ट थी और उनमें भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि हमारा जो कंट्री है उसका जो सोशल सिस्टम था वो कैसा था, किस तरह की कास्ट हुआ करती थी। द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू 4 लाइन्स ऑफ कास्ट, यानी 4 तरह की कैटेगरीज थी कास्ट की। सबसे पहले कौन आते हैं? ब्राह्मण्स। अब ये सबसे हाईएस्ट कास्ट कही जाती थी। जो ब्राह्मण्स होते थे इसमें किस तरह के लोग शामिल होते थे? प्रीस्ट और स्कॉलर्स, यानी जो लोग पंडित हैं, पूजा पाठ करते हैं वो लोग, और जो पढ़े लिखे लोग हैं। तो ब्राह्मण्स बेसिकली कौन थे? हाईएस्ट कास्ट थी, कंसिस्टिंग ऑफ प्रीस्ट एंड स्कॉलर्स। सेकंड नंबर पे आते थे क्षत्रियास। क्षत्रियास कहा जाता था सोल्जर्स को या वॉरियर्स को। इनके बाद आते थे वैश्यास। वैश्यास में होते थे मर्चेंट्स और प्रोफेशनल्स, यानी कि जो व्यापारी वर्ग है या जो प्रोफेशनल्स हैं। प्रोफेशनल हम किन लोगों को कहते हैं? जैसे अगर मैं आज आपको एक प्रेजेंट कंटेक्स्ट में आपके साथ बात करूं, तो जो डॉक्टर्स होते हैं, देन टीचर्स या फिर लॉयर्स, तो ये सब लोग कौन है? ये लोग प्रोफेशनल कहलाते हैं, राइट।
तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है कि यानी ऐसे लोग जो अपनी नॉलेज के बेसिस पे कुछ अर्न कर रहे हैं ना, तो वो प्रोफेशनल हो गए। और मर्चेंट्स यानी जो व्यापारी लोग हैं जो ट्रेड करते हैं, तो वो लोग कौन सी कैटेगरी में आते थे? वैश्यास की कैटेगरी में आते थे। सबसे लास्ट में आते थे शूद्रास, ये सबसे लोएस्ट कास्ट होती थी। और इसमें कौन लोग आते थे? लेबरर्स या सर्वेंट्स, मतलब जैसे पेजेंट क्लास जो होती थी ना, वो लोग आते थे। और सबसे ज़्यादा हैरानी वाली बात ये थी कि इन्हीं लोगों को सबसे ज़्यादा हार्डशिप बियर करनी पड़ती थी, परेशानियों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि अपर 3 कास्ट जो होती थी वो इनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया करते थे। तो अब इस तरह की जो समस्याएं थी जो इन्हें झेलनी पड़ती थी वो क्या थी, वो भी समझते हैं। वेल, पेजेंट्स हैड टू बेयर द फॉलोइंग, यानी किस तरह की समस्या उन्हें झेलनी पड़ती थी। पहला, दे वर कंसिडर्ड पॉल्यूटिंग, क्योंकि ये लोग साफ सफाई का काम करते थे तो इन्हें पॉल्यूटेड इंसान समझा जाता था। एंड बिकॉज इन्हें पॉल्यूटेड समझा जाता था, इस वजह से दे वर नॉट अलाउड टू विजिट टेम्पल्स, इन्हें कभी भी मंदिर में जाने का कोई इनको अलाउंस नहीं था, ऐसी इन्हें कोई परमिशन नहीं होती थी। इसके अलावा दे वर टर्म्ड एज अनटचेबल्स। देखिए, पहली बात, क्योंकि वो लोग साफ सफाई का काम कर रहे हैं तो उन्हें क्या कह दिया गया? पॉल्यूटिंग है। पॉल्यूटिंग है तो आप टेम्पल में भी नहीं जा सकते। और साथ ही साथ उन्हें अछूत कहा जाता था कि आप जो भी हायर कास्ट वाले लोग हैं वो उन्हें टच नहीं करते थे। सो ये भी एक बहुत बुरी चीज़ थी जो इन लोगों को झेलनी पड़ती थी। और इनके साथ क्या प्रॉब्लम होती थी कि दे कुड नॉट टेक वाटर फ्रॉम द कॉमन वेल और पॉन्ड्स। जो भी विलेजेस में कॉमन वेल होते थे, यानी कुआं होता था या जो तालाब होते थे, वहां से ये लोग अपने लिए पीने का पानी भी नहीं ले सकते थे। तो अब आप देख रहे हैं कि पुराने टाइम में क्या चीज़ें चल रही हैं कि बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, चाहे वो विमेन थी उनके साथ भी, या चाहे कि वो लो कास्ट के लोग थे उनके साथ भी। तो धीरे धीरे ना हमारी सोसाइटी में चेंज आने लगा। कुछ ऐसे लोग जो पढ़े लिखे लोग थे, जिनकी विचारधारा थोड़ी अलग थी, उन्हें ये सब चीज़ें जो थी ना बुरी लगने लगी, खलने लगी। तो फिर क्या होना शुरू हुआ? वेल, ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी इंडिया विटनेस्ड अ चेंज, यानी इंडिया में कुछ चेंजेस आए। किस टाइम? 19th सेंचुरी में। अब पीपल स्टार्ट डिबेटिंग ऑन इश्यूज सच एज डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मेन एंड वुमेन एंड ऑल्सो अमंग वेरियस कास्ट। जो लोग थे वो क्या करने लगे? डिबेट करने लगे, यानी इन इश्यूज को रेज करने लगे, उनके ऊपर वो लोग आर्ग्यू करने लगे। किस चीज़ पे? कि आप हमारी जो ये इंडियन सोसाइटी है इसमें इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों चला रहे हैं, क्यों मेन और वुमेन के बीच में फ़र्क किया जाता है, क्यों हर एक अलग अलग कास्ट के बीच में फ़र्क किया जाता है, किसी को ज़्यादा ऊंची कास्ट बताया जाता है, किसी को ज़्यादा छोटी कास्ट बताया जाता है, और फिर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ जाननी है कि जो एक इम्पॉर्टेंट रीज़न था बिहाइंड दीज डिबेट्स वॉज द अवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स। 19th सेंचुरी में क्योंकि क्या हो गया था, इंडिया में भी प्रिंट टेक्नोलॉजी आ गई थी, जो कि आप आगे जाके आपके 10th स्टैंडर्ड में स्टडी करेंगे कि प्रिंट टेक्नोलॉजी इंडिया में कैसे आई। तो उस दौरान क्या होने लग गया? बहुत इजीली बुक्स भी आने लग गई, अलग अलग मार्केट में जो बुक्स थी वो अवेलेबल होने लग गई, मैगजीन्स अवेलेबल होने लग गई, और तो और न्यूज़पेपर भी इंडिया में छपना शुरू हो गए थे। तो जब इस तरह के मुद्दों के बारे में लिखा जाने लगा, लोग उन्हें पढ़ने लगे, तो क्या होने शुरू हो गया? ना सिर्फ लोग अब उन्हें पढ़ सकते थे बल्कि उसमें पार्टिसिपेट भी कर सकते थे। तो इसी वजह से पीपल कुड रीड एंड पार्टिसिपेट इन सच इश्यूज। अब ये लोग पार्टिसिपेट भी करने लग गए इन सब इश्यूज में। तो ऐसे बहुत से लोग थे जो इस तरह के मुद्दों में पार्टिसिपेट कर रहे थे, इस तरह के कुछ चेंजेस थे जो लाना चाहते थे सोसाइटी में, ताकि जो ये लोग जिन्हें इतना फेस करना पड़ता है, चाहे वो विमेन है चाहे वो लो कास्ट है, तो उनकी जो ये समस्या थी उसे वो कुछ हद तक हल कर सके। तो ऐसे ही कुछ लोगों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो राम मोहन रॉय। अब राम मोहन रॉय, जिन्हें आप यहाँ इमेज में देख रहे हैं, इन्होंने क्या शुरू किया? ही बिगेन अ मूवमेंट अगेंस्ट सती प्रथा। जो ये सती प्रथा थी ना, जिसमें एक वुमन को बिकॉज कि उसके पति की डेथ हो चुकी है, तो उसे भी एक तरह से प्रेज किया जाता था कि अगर वो विलिंगली खुद भी क्या करती है, डेथ एक्सेप्ट कर लेती है। तो इस तरह की जो ये पुरानी सोशल इविल थी उसके अगेंस्ट इन्होंने मूवमेंट को शुरू किया, और फिर क्या किया? एक रिफॉर्म लाने की कोशिश की। अब उसके लिए राम मोहन रॉय ने क्या किया? ही टुक हेल्प ऑफ एंशिएंट टेक्स्ट टू सपोर्ट हिज व्यू, एंड बिकॉज ऑफ हिज एफर्ट्स सती प्रथा वाज बैंड इन 1829। अब पुराने टाइम में क्या होता था, लोग क्या क्या करते थे, जितने भी रिलीजियस टेक्स्ट होते थे या जो पुराने एंशिएंट टेक्स्ट यानी पुराने लिखी हुई जो बुक्स होती थी, टेक्स्ट होते थे, उसी को सच मानते थे।
तो उन्हीं पुराने लिखे हुए टेक्स्ट को आधार बनाकर राम मोहन रॉय ने ये प्रूव किया कि सती प्रथा जो है वो सही नहीं है, उसे बंद होना चाहिए। और ये उन्हीं के एफर्ट्स थे कि जिसकी वजह से बाद में ये एक नया कानून लाया गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट होती थी उस टाइम इंडिया में, तो 1829 में ये एक नया कानून लाया गया बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो सती प्रथा है वो गलत है और उसको बैन कर दिया गया। इनके अलावा ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात करते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जिन्हें आप यहाँ इमेज में देख रहे हैं, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने भी सहारा लिया एंशियंट टेक्स्ट का। अगेन इन्होंने भी जो पुरानी हमारे एंशियंट टेक्स्ट हैं, रिलीजियस बुक्स हैं, उन्हीं का सहारा लेकर क्या चीज प्रूव की कि जो विडोज यानी विधवाएं हैं वो भी दोबारा से मैरिज कर सकती हैं, दे कुड ऑल्सो रीमैरी। क्योंकि जैसे कि हमने अभी शुरू में क्या डिस्कस किया चैप्टर में, एक तो विडोज को दोबारा शादी करना अलाउड नहीं था, दूसरों ने सती होना पड़ता था। तो विद्यासागर जी ने क्या कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसे कुछ पुराने हमारे पास टेक्स्ट हैं जिनमें लिखा गया है कि जो विडोज हैं वो भी दोबारा से शादी कर सकती है, दे कैन ऑल्सो रीमैरी। और इसी वजह से ब्रिटिशर्स ने बाद में क्या पास कर दिया था, एक विडो रीमैरिज एक्ट पास किया था इन द ईयर 1856। तब आप देखिए कुछ लोग जो क्या कर रहे हैं, रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं। ये वो पढ़े लिखे लोग हैं जो क्या चाहते हैं कि इंडिया की जो सोसाइटी है उसमें से बुराइयां हट जाएं। तो उसी की वजह से एक तो सती प्रथा को बैन किया गया और दूसरा विडोज को दोबारा शादी करने का एक मौका मिला क्योंकि एक एक्ट बन गया था इन द ईयर 1856। अब सिर्फ विद्यासागर ही ऐसे इंसान नहीं थे जो कि विडो रीमैरिज को सपोर्ट करते थे, और भी बहुत से लोग थे जिन्होंने क्या किया था, हु सपोर्टेड विडो रीमैरिज। जैसे कि पहले बात कर रहे हैं वीर सलिंगम पंतुलू की, ये मद्रास प्रेसिडेंसी में थे। आपको यहाँ पता होना चाहिए कि जो इंडिया था, जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स का राज था तो उन्होंने इंडिया को कैसे डिवाइड किया हुआ था, मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी में। तो जब हम बात कर रहे हैं मद्रास प्रेसिडेंसी की, तो वहाँ पे एक वीर सलिंगम पंतुलू थे, ये भी एक रिफॉर्मर थे, और इन्होंने भी क्या कहा कि हाँ, विधवाएं जो हैं उन्हें भी दोबारा शादी करने का हक है। उसके अलावा कुछ और रिफॉर्मर्स थे बॉम्बे में, उन्होंने भी इस चीज को सपोर्ट किया। और तीसरे जो हैं वो है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो जिन्हें आप यहाँ इमेज में देख रहे हैं, ये है स्वामी दयानंद सरस्वती। ये फाउंडर थे आर्य समाज के, और ये एक बहुत बड़े विद्वान थे, और इन्होंने भी कहा कि हाँ, ये सही है कि विडोज यानी विधवाओं को दोबारा से शादी करने का मौका मिलना चाहिए। तो अब तक हमने ये जान लिया कि किस तरह के जो रिफॉर्म्स है महिलाओं के लिए लाए गए हैं। एक तो सती प्रथा बंद कर दी गई, दूसरा विडो रीमैरिज एक्ट लाया गया। उसके अलावा क्या किया गया, Another reform for the women came with the support to their education। तो अब जब लोगों ने ये सोचा कि अब हमें विमेन एजुकेशन के बारे में सोचना चाहिए, उसके बारे में सपोर्ट करना चाहिए, तो उसके लिए क्या चीज होना शुरू हुई, बहुत से जो रिफॉर्मर्स थे ना, उन्होंने अलग अलग जगहों पे गर्ल्स स्कूल जो थे वो ओपन करना शुरू किया, ऐसे इंस्टीट्यूट ओपन करना शुरू किया जो किन के लिए बने थे, स्पेशली विमेन के लिए, सो दैट उन्हें एजुकेट किया जा सके। तो ऐसे कौन से इंस्टीट्यूट्स या आप कह सकते हैं स्कूल्स थे, उनके बारे में जानते हैं। जैसे कि विद्यासागर जी जो थे, यानी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिनके एफर्ट्स की वजह से विडो रीमैरिज एक्ट आया था, उन्होंने कैलकाटा में क्या शुरू किया, एक स्कूल शुरू किया। उसी तरह से कुछ रिफॉर्मर्स थे बॉम्बे में जिन्होंने की एक गर्ल्स स्कूल ओपन किया था। कहाँ, बॉम्बे में। तब आप देखिए विद्यासागर जी ने कैलकाटा में, और कुछ रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने की बॉम्बे में, यानी ऐसे कुछ पढ़े लिखे लोग जो क्या चाहते थे, महिलाएं भी पढ़े और वो रिफॉर्म लाना चाहते थे, तो उन्होंने बॉम्बे में एक गर्ल्स स्कूल खोला। तो इस तरह से अब हम क्या देख रहे हैं, धीरे धीरे गर्ल्स के लिए भी स्कूल या इंस्टीट्यूट जो थे इंडिया में खुलना शुरू हो गए। अब यहाँ पे भी पता क्या प्रॉब्लम आती थी, शुरू में ना, इन द बिगनिंग पीपल फियर्ड स्कूल्स। बहुत से जो लोग थे वो इस तरह के स्कूल से थोड़े डरे हुए थे। अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि ऐसा क्या डर था उनके मन में, क्योंकि पुराने टाइम में लड़कियों को पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था, ये सोच ही नहीं थी कि महिलाओं को भी एजुकेशन देनी चाहिए, बिकॉज लोगों का ये मानना था कि वो हमेशा घर पे रहती हैं, घर के ही कामों को हैंडल करती हैं। तो ऐसे टाइम में एक डर जो लोगों के मन में था वो ये था कि स्कूल्स वुड टेक गर्ल्स अवे फ्रॉम होम ड्यूटीज। जितने भी घर के काम काज हैं, लड़कियां अगर पढ़ना शुरू कर देंगी, स्कूल जाना शुरू कर देंगी, तो इस सारे कामकाज से दूर हो जाएंगी, अपनी जो ड्यूटीज है उनकी घर के प्रति, उससे वो दूर हो जाएंगी।
दूसरा, पुराने टाइम में जो लड़कियां थी उन्हें ज्यादातर घर पे ही रखा जाता था, एक तरह से पर्दे में रखा जाता था। तो अब लोग ये सोचते थे कि गर्ल्स वुड हैव टू ट्रेवल थ्रू पब्लिक प्लेसेस टू रीच स्कूल्स, दिस वुड करप्ट देम। पहली बात, उन्हें पब्लिक प्लेसेस से होके गुजरना पड़ेगा सो दैट वो अपने स्कूल पहुंच सके। तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा। दूसरा, उन्हें ये भी लगता था कि अगर लड़कियां बहुत ज्यादा पब्लिक प्लेसेस में आएंगी जाएंगी तो ये उन्हें करप्ट कर सकता है, उन्हें बुरा बना सकता है या खराब बना सकता है। तो इस तरह के कुछ डर थे, क्योंकि लोग जो थे उनकी सोच काफी अलग थी आज के टाइम के हिसाब से। तो ये उन्हें डर लगता था कि लड़कियों को वो स्कूल कैसे भेजें। तो इस वजह से क्या होना शुरू हुआ कि देयरफॉर इन द 19th सेंचुरी मोस्ट ऑफ द women वर taught एट होम बाय लिबरल फादर्स और हस्बैंड्स। जब हमने वर्ड यूज किया है लिबरल फादर्स और हस्बैंड्स, हम उन फादर्स या हस्बैंड्स की बात कर रहे हैं जो क्या सपोर्ट करते थे, विमेन एजुकेशन को। तो क्योंकि लोगों के मन में बहुत डर थे कि कैसे पब्लिक प्लेस में से होकर जो लड़कियां हैं स्कूल पहुंचेंगी या कि कहीं वो अपनी होम ड्यूटीज ना भूल जाएं, तो 19th सेंचुरी में घर पर ही कुछ महिलाओं और कुछ लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया गया। तो इस तरह से क्या होना शुरू हुआ, लड़कियों ने घर पे ही पढ़ना शुरू कर दिया। एंड क्या देखा गया कि एज अ रिजल्ट मेनी women इन 20th सेंचुरी बिगेन वर्किंग फॉर women एजुकेशन एंड women अपलिफ्टमेंट। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा है, चीजें जो है वो बेटर होती जा रही हैं। लोग सोच रहे हैं कि लड़कियों को पढ़ाया जाए तो उनके लिए स्कूल्स खोले जा रहे हैं, राइट। जो लोग स्कूल्स में नहीं भेज सकते वो उन्हें घर पे ही पढ़ा रहे हैं। तो अब इसका एक रिजल्ट ये आया कि कुछ महिलाएं जो पढ़ लिख गई उन्होंने क्या करना शुरू किया। एक तो सबसे पहले उन्होंने काम ये किया कि विमेन एजुकेशन के लिए ही उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया, जिसमें उनका मेन मुद्दा क्या था, एक तो विमेन एजुकेशन और दूसरा विमेन अपलिफ्टमेंट, यानी महिलाओं की जो दयनीय स्थिति थी उससे उन्हें बाहर निकालना, उन्हें पढ़ाना लिखाना। अब जैसे जैसे ये चीजें आगे बढ़ती जा रही थी, पहले तो सिर्फ बड़े शहरों में स्कूल खुले थे, तो आगे चल के क्या हुआ, वेरियस स्कूल्स वर सेट अप बाय आर्य समाज इन पंजाब एंड ज्योतिराव फूले इन महाराष्ट्र। आगे चलकर ये भी देखा गया कि पंजाब में आर्य समाज जो एक सोशल संस्था कह लीजिए, उन्होंने स्कूल्स खोले, और ज्योतिराव फूले ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे, एक बहुत बड़े रिफॉर्मर थे, इन्होंने भी महाराष्ट्र में बहुत से गर्ल्स स्कूल खोले। और नॉर्थ में ये देखा गया कि मेनी मुस्लिम फैमिलीज बिगेन टीचिंग अरबिक कुरान टू गर्ल्स एट होम। तो बहुत सी मुस्लिम फैमिलीज में भी अब गर्ल्स को टीच करना शुरू कर दिया गया। सबसे पहले उन्हें जो रिलीजियस टेक्स्ट था वही पढ़ाना शुरू किया गया, कहाँ, घर पर ही। तो आप देख सकते हैं कि क्योंकि चेंजेस आ रहे हैं उस दौरान सोसाइटी में, 20th सेंचुरी में क्या हो रहा है, विमेन पढ़ लिख गई हैं तो वो भी अब किस चीज के लिए काम कर रही हैं, विमेन अपलिफ्टमेंट के लिए, विमेन एजुकेशन के लिए। और साथ ही साथ बड़े शहरों के साथ साथ जो छोटे शहर हैं या बाकी के जो इंडिया के हिस्से हैं वहां पे भी अब स्कूल सेटअप होने लगे थे, और बहुत सी फैमिलीज घर पर ही अपनी बेटियों को पढ़ाना शुरू कर चुके थे। अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि अलग अलग लोग जो हैं वो स्कूल्स ओपन कर रहे हैं ताकि गर्ल्स जो हैं वो एजुकेट हो सकें, तो साथ ही साथ कुछ ऐसी विमेन भी थी जिन्होंने क्या किया, गर्ल एजुकेशन के लिए अपना जो काम था वो बिगिन किया। तो उन्होंने कैसे काम किया, तो अब हम बात कर रहे हैं उन विमेन के बारे में हु वर्कड फॉर विमेन एजुकेशन। सबसे पहले मुमताज अली जो थी, इन्होंने क्या किया, री इंटरप्रेटेड कुरान वर्सेस टू आर्ग्यू फॉर विमेन्स एजुकेशन। मुमताज अली ने क्या किया कि कुरान जो है, जो एक रिलीजियस टेक्स्ट है मुस्लिम्स का, उसी में से कुछ ऐसे वर्सेस ढूंढे, यानी उसमें से कुछ ऐसा रिटन कंटेंट ढूंढा और लोगों को बताया कि क्यों विमेन एजुकेशन जो है वो ज़रूरी है और विमेन को ये राइट मिलना चाहिए। ऐसे ही बेगम्स ऑफ भोपाल ओपनड अप अ स्कूल एट अलीगढ़। भोपाल की जो बेगम्स थी उन्होंने क्या किया, अलीगढ़ में एक स्कूल स्टार्ट किया जहाँ पे लड़कियाँ पढ़ सकती थी। उसके अलावा बेगम रुकैया सखावत हुसैन, इन्होंने क्या किया था, पटना और कलकत्ता जैसे शहरों में मुस्लिम गर्ल्स के लिए स्कूल्स को ओपन किया था। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो महिलाएं हैं वो भी अब कंटिन्यू कर चुकी हैं इस चीज़ को कि अपनी तरफ से एफर्ट्स लगा रही है। हमने बात की ना कि 20th सेंचुरी में विमेन भी काम करने लगी थी अपलिफ्टमेंट के लिए, तो अब ये क्या काम हो रहा है कि ये भी अलग अलग ना सिर्फ उस चीज़ को प्रचारित कर रही हैं कि विमेन जो हैं उन्हें पढ़ाया लिखाना चाहिए, बल्कि स्कूल्स भी ओपन करवा रही थी। हम ये कह सकते हैं कि बाय 1880 मेनी इंडियन वुमेन बिकेम डॉक्टर्स, टीचर्स और राइटर्स। अब आप देखिए कितना इम्प्रूव हो गया है सोसाइटी में कि जहाँ लड़कियां जो हैं उन्हें पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था, तो 1880 तक इंडिया में इतनी इम्प्रूवमेंट आ गई थी कि बहुत सी इंडियन वुमेन डॉक्टर्स,
टीचर्स, यहाँ तक कि राइटर्स भी बन गई थी। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि जो विमेन थी बहुत सी, वो राइटर्स भी बन गई थी, तो इन्होंने किस तरह का कंटेंट लिखना शुरू किया? वेल, many women began writing critical views on the place of women in Indian society। यानी बहुत सी जो महिलाएं थी जिन्होंने लिखना शुरू किया एक राइटर के तौर पे, तो सबसे पहले तो उन्होंने लिखे क्रिटिकल व्यूज, यानी उन्होंने क्रिटिसाइज किया किस चीज पे, कि जो महिलाएं हैं उनका जो स्थान था इंडियन सोसाइटी में, कि उन्हें जो था बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ रहा था इतने सालों से। उन्हें कंपेयर किया जाता था जब मेन के साथ, तो उन्हें सेकंड नंबर पे रखा जाता था, मेन को फर्स्ट नंबर पे रखा जाता। तो इस तरह की जो ये प्रॉब्लम्स थी जो इंडियन वुमेन फेस करती थी, उसको उन्होंने क्रिटिसाइज किया। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं ताराबाई शिंदे की, जिन्हें आप यहाँ इमेज में देख रहे हैं, ये है ताराबाई शिंदे। इन्होंने क्या लिखा था? इन्होंने लिखा स्त्री पुरुष तुलना। एक उन्होंने अपना एक पूरा कंटेंट तैयार किया, बुक तैयार की, जिसमें एक स्त्री और पुरुष के बीच में जो तुलना होती है, यानी जो कंपैरिजन होता है, उसके बारे में लिखा। और उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि किस तरह से इंडियन सोसाइटी जो है वो इतनी बायस्ड है कि वो हमेशा एक डिफरेंस रखती है एक मेन और विमेन के बीच में, जिसमें विमेन जो है उन्हें हार्डशिप्स बियर करनी पड़ती हैं, जबकि जो मेन है उन्हें बहुत से राइट्स एंड प्रिविलेजेस मिलते हैं। इनके साथ साथ पंडिता रमाबाई, जिनके बारे में अब हम बात करने जा रहे हैं, तो ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये है पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई के बारे में सबसे पहले जानते हैं, ये थी एक संस्कृत स्कॉलर, और इन्होंने भी एक बुक लिखी थी किस चीज पे? ऑन मिजरेबल लाइव्स ऑफ अपर कास्ट। की हमने ताराबाई शिंदे के बारे में क्या पढ़ा? उन्होंने स्त्री पुरुष तुलना लिखी थी। तो इन्होंने भी एक ऐसी बुक लिखी जिसमें इन्होंने क्या बताया कि किस तरह से जो हिंदू महिलाएं थी उन्हें अपने घरों में किस तरह की लाइफ जीनी पड़ती थी, कितनी मिसरेबिलिटीज जो थी वो उनको बियर करनी पड़ती थी। इन्होंने एक अच्छा काम ये भी किया था कि जैसे बहुत से लोग अब महिलाओं की पढ़ाई के लिए सोच रहे थे, इन्होंने एक विडोज होम खोला था। कहाँ? पूना में। तो पंडिता रमाबाई ने जो ये विडोज होम खोला था ना पूना में, वहां पे क्या होता था, ऐसी विधवा महिलाएं जिन्हें कि अपने पति की डेथ के बाद बहुत बुरा बर्ताव झेलना पड़ता था अपने इन लॉज के घर पे, तो वो यहाँ पे आके शेल्टर ले सकती थी। उन्हें कुछ इस तरह का काम सिखाया जाता था सो दैट वो अपने लिए आगे चल के अर्निंग्स भी कर सके, यानी वो अपने लिए कोई काम काज भी कर सके, पैसा भी अर्न कर सके। तो उन्हें एक तरह से सेल्फ ट्रेन किया जाता था। तो अब जब इस तरह की चीज़ें होने लगी, महिलाओं को पढ़ाया लिखाया जाने लगा, अगर विडो हैं तो उनको री मैरिज के लिए अलाउ कर दिया गया, और बहुत सी महिलाएं भी अब महिलाओं के बारे में लिखने लगी थी, तो कुछ ना अलग सी कुछ एक चीज़ें थी जो नोटिस की गई थी। कुछ ऐसी चीज़ें जो एंड ऑफ द 19th सेंचुरी में नोट की गई, वो क्या थी? पहली, ऑर्थोडॉक्स हिंदू एंड मुस्लिम्स बिगेन टू अपोज सच विमेन। ऐसे बहुत से हिंदू और मुस्लिम्स जो ऑर्थोडॉक्स थे, पुरानी सोच वाले थे, वो इन महिलाओं को क्या करने लगे? अपोज करने लगे, इनके अगेंस्ट जाने लगे। किन महिलाओं के? वो जो पढ़ना लिखना चाहती थी, वो जो पढ़ लिख कर अब क्रिटिसाइज कर रही थी उन डिफरेंसेस को जो विमेन को फेस करने पड़ते थे। वेल, एक तरफ जहां इन महिलाओं को अपोज किया जा रहा था, दूसरी तरफ एक चीज और जो देखी गई विमेन की तरफ से, वो ये थी कि विमेन जो अब तक सिर्फ इसलिए एक्टिव थी, किस चीज के लिए? अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी बेटरमेंट के लिए, अब दे बिकेम एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन नेशनलिस्ट मूवमेंट्स एंड प्रेशर टू गिव फीमेल सफरेज। जितनी भी उस दौरान नेशनलिस्ट मूवमेंट्स चल रही थी देश को आज़ाद कराने के लिए, जो हमारे देशवासी नेशनलिस्ट मूवमेंट्स चला रहे थे, विमेन जो थी अब उनमें भी पार्टिसिपेट करने लगी। ये लोग भी अपने घरों से बाहर आई और इन्होंने नेशनलिस्ट मूवमेंट का खुद को हिस्सा बनाया, और साथ ही साथ इन्होंने किस चीज़ के लिए प्रेशर किया कि हमें एक राइट चाहिए, वो है फीमेल सफरेज का राइट। सफरेज वर्ड का मतलब होता है वोटिंग राइट, यानी महिलाओं को भी वोट डालने का अधिकार मिले। यही कारण थे कि बाद में क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू और जो सुभाष चंद्र बोस थे, इन्होंने क्या किया? दे फेवर्ड फॉर इक्वालिटी एंड फ्रीडम फॉर विमेन। जब इन्होंने देखा कि महिलाएं अपने लिए इतना कुछ कर रही हैं, इतना एफर्ट लगा रही हैं, बल्कि नेशनलिस्ट मूवमेंट का भी हिस्सा बन रही हैं, तो इन चीज़ों की वजह से सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? बाद में फेवर किया, यानी सपोर्ट किया किस चीज़ के लिए? कि जो विमेन हैं उनको भी इक्वालिटी और फ्रीडम मिलनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी प्रॉमिस किया कि इन फ्यूचर उन्हें भी वोटिंग राइट्स जो हैं वो दिए जाएंगे।
क्योंकि जो विमेन थी वो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रही थी, इनकी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस भी बनने लगी थी, वोटिंग राइट्स के लिए भी डिमांड करने लग गई थी। तो आपको ये बताते हैं कि आगे चल के कुछ ऐसे एफर्ट्स भी लगाए गए थे जिसमें क्या कहा गया था कि जो चाइल्ड मैरिज होती है, यानी कि बाल विवाह जो होता है उसे बंद करवा देना चाहिए क्योंकि वो गलत है। और कुछ महिलाओं की ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से, उनके एफर्ट्स की वजह से ही एक ये नतीजा निकला था कि बाद में ईयर 1929 में क्या हुआ था, एक एक्ट पास किया गया था जिसमें ये कहा गया था कि चाइल्ड मैरिज जो है वो गलत है और उसे इंडिया में बैन कर दिया गया था। और यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि पुराने जो ये हम टाइम की बात कर रहे हैं, यानी ईयर 1929 की, जबकि चाइल्ड मैरिज जो था उसके ऊपर एक रिस्ट्रेंट लगा दिया गया था, तो उस वक्त इन्होंने ये डिसाइड किया था कि जो भी मैन होगा उसकी एज 18 होनी चाहिए और जो विमेन होगी उसकी एज 16 होनी चाहिए, ओनली देन दे कैन मैरी। लेकिन अगर प्रेजेंट डे की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि एक मैन की एज 21 होनी चाहिए और एक विमेन की एज 18 होनी चाहिए, ओनली देन दे कैन मैरी। तो अब तक हमने क्या चीज़ नोटिस की है कि जो बहुत से नोबल मेन थे वो क्या कर रहे थे, विमेन की बेटरमेंट के लिए अपने एफर्ट्स लगा रहे थे, रिफॉर्म्स लेके आ रहे थे। तो साथ ही साथ बहुत सी विमेन भी थी जिन्होंने क्या किया था, ना सिर्फ स्कूल्स को ओपन किया या कि बहुत से जो डिफरेंसेस थे उनको क्रिटिसाइज किया, बल्कि अपने लिए वोटिंग राइट्स के लिए भी उन्होंने एक तरह से आप कह सकते हैं प्रेशराइज किया। और साथ ही साथ बहुत से उन्होंने अच्छे जो थे एफर्ट्स लगाए थे फॉर विमेन अपलिफ्टमेंट एंड फॉर विमेन बेटरमेंट। तो उस वक्त क्या चल रहा था, अलग अलग चीज़ों को लेकर बहुत सारे रिफॉर्म्स चल रहे थे, जिसमें अभी तक हमने क्या चीज़ समझी है कि विमेन के लिए रिफॉर्म्स चल रहे थे। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और थी कि एज many Indians were fighting for women equality, there were many who were fighting against caste discrimination. वही टाइम पीरियड जब हम बात कर रहे हैं ना, ये 18th सेंचुरी की, 19th सेंचुरी की, फिर लेटर ऑन हम देख रहे हैं 20th सेंचुरी में जो विमेन है उनकी थोड़ी बेटरमेंट हुई है कि अब वो भी अपने लिए फाइट कर रही हैं। तो वही टाइम पीरियड में जहां हम ये देख रहे हैं कि बहुत से इंडियंस जो थे विमेन इक्वालिटी के लिए फाइट कर रहे थे, ऐसे भी बहुत से इंडियंस थे जो किस चीज़ के लिए फाइट कर रहे थे, अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। जो ये जात पात का सिस्टम चलता था उसके लिए लोग फाइट कर रहे थे। तो कैसे था ये सब, चलिए इसको भी देखते हैं। वेल, एसोसिएशंस लाइक प्रार्थना समाज एंड परमहंस मंडली वर्कड फॉर अबॉलिशन ऑफ कास्ट सिस्टम। तो ये दो एसोसिएशंस थी, यानी संस्थाएं कह सकते हैं, ग्रुप फॉर्मेशन जो हो जाता है कुछ लोगों का। तो सबसे पहले है प्रार्थना समाज और दूसरे है परमहंस मंडली। ये लोग किस चीज़ के लिए वर्क कर रहे थे, अबॉलिशन ऑफ कास्ट सिस्टम की। जो ये कास्ट सिस्टम चलता है कि चार जो है कैटेगरीज बना रखी हैं, जिसमें जो सबसे लोअर कास्ट है उन्हें सबसे ज़्यादा फेस करना पड़ता है, ये सब चीज़ों को बंद करवा दीजिए। तो अब क्या चीज़ें थी ना, ऐसे बहुत सी नई नई चीज़ें इंडिया में हो रही थी, बहुत से नए नए एफर्ट्स लगाए जा रहे थे, जिसकी वजह से एक तो कास्ट सिस्टम को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही थी, दूसरा जो लो कास्ट के लोग थे उनकी लाइफ को थोड़ा बेटर बनाने की कोशिश की जा रही थी। जैसे कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, इन्होंने क्या किया, दे बिगेन सेटिंग अप स्कूल्स फॉर ट्राइबल ग्रुप्स एंड लोअर कास्ट ग्रुप्स। क्रिश्चियन मिशनरीज यानी ऐसे लोग जो क्या चाह रहे थे, अपने धर्म को फैलाना चाहते थे, इन्होंने स्कूल्स खोले, किनके लिए, आदिवासियों के लिए यानी ट्राइबल ग्रुप्स के लिए, और जो लोअर कास्ट ग्रुप्स थे। पुराने टाइम में क्योंकि ये जो दो ग्रुप्स होते थे, चाहे लोअर कास्ट ग्रुप है चाहे ट्राइबल ग्रुप है, इन्हें पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिलता था, तो स्पेशली इनके लिए स्कूल खोले गए। देखिए, एक एफर्ट लगाया जा रहा है उनकी बेटरमेंट के लिए। और क्या हुआ, Even the poor began shifting to the cities and other countries in search of work. ना सिर्फ ये कि और लोग जो है उनके लिए वो एफर्ट्स लगा रहे हैं कि उनके लिए स्कूल सेटअप कर दो, या कि कुछ ऐसी एसोसिएशंस हैं जो उनके लिए वर्क कर रही हैं, बल्कि जो खुद ये पुअर लोग थे या जो ऐसे कह सकते डाउन ट्रोडन थे, उन लोगों ने भी क्या करना शुरू कर दिया, इन लोगों ने अलग अलग शहरों में और अलग अलग देशों में जाना शुरू कर दिया ताकि क्या कर सकें, अपने लिए नया काम ढूंढ सकें। अब यहाँ पे ना इनके पास दो कारण थे। जब हम बात कर रहे हैं ना कि सिटीज में शिफ्ट हो रहे थे और अलग अलग कंट्रीज में शिफ्ट हो रहे थे, तो दो कारण थे। एक, इन्हें काम चाहिए था। दूसरा ये होता था कि जैसे विलेजेस में जहाँ आप कई सालों से रह रहे हो और लोगों को पता है कि आप कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हो, तो जो जमींदार होते थे या जो अपर कास्ट लोग होते थे वो इन्हें बहुत ज़्यादा तंग परेशान करते थे, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट करते थे। तो ऐसी चीज़ों से भी बचने के लिए इन्होंने ये सोचा कि चलो हम किसी नए शहर में चलते हैं, नए देश में चलते हैं, जहाँ हमें एक
डिस्क्रिमिनेशन से बचने का मौका मिल जाएगा, दूसरा हमें काम मिल जाएगा, राइट। तो यही चीज हम आगे बात कर रहे हैं कि इससे इन्हें क्या फायदा होता था कि दिस नॉट ओनली गेव देम अ चांस टू अर्न मनी बट ऑल्सो प्रोटेक्टेड देम फ्रॉम द ह्यूमिलिएशन दैट दे हैड टू फेस फ्रॉम द अपर कास्ट लैंड ओनर्स। जैसे ही हमने भी बात की ना कि 2 कारण थे, तो यहाँ पे इन्हें क्या चीज का फायदा हो रहा है, एक पैसा कमाने का मौका मिल रहा है क्योंकि शहरों में फैक्ट्रीज होती हैं, बड़े देशों में और ज़्यादा काम होता है, बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, वहाँ पे आपको आसानी से काम मिल जाता है और पैसा अर्न करने का मौका मिल जाता है। दूसरा, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि जो पुराने विलेजेस के जो सिस्टम चला आ रहा था कि लोगों को तंग परेशान करते थे जो लो कास्ट के लोग थे, तो वैसी जो एक इन्हें ह्यूमिलिएशन झेलनी पड़ती थी, जो एक बेइज्जती होती थी, जो एक डिस्क्रिमिनेशन होता था, इनके साथ गलत बर्ताव होता था, अब ये लोग उससे भी इस तरह से बच सकते थे। तो अब जब कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पे इस तरह की चीज़ें होने लगी कि बहुत सी एसोसिएशंस भी फाइट कर रही हैं, इनके लिए स्कूल्स खुल रहे हैं, लोग भी अपनी तरफ से एफर्ट लगा रहे हैं कि उस जगह से ही शिफ्ट हो जाओ, ये सब चीज़ें चल रही थी, तो 19th सेंचुरी में हमने क्या नोटिस किया कि बाय सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी पीपल फ्रॉम नॉन ब्राह्मण कास्ट बिगिन मूवमेंट्स अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। ऐसी कास्ट जो क्या थी, नॉन ब्राह्मण कास्ट थी, राइट, इन्होंने भी अब अपनी तरफ से मूवमेंट्स जो थी वो छेड़ दी थी अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि इन्हें लगता था कि ये बहुत सालों से एक ऐसी प्रथा चली आ रही है जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, हार्डशिप्स बियर करने पड़ते हैं। रीजन इज दिस कि हमारे साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है। डिस्क्रिमिनेशन हमने शुरू में पढ़ा ना कि एक क्या होता था, उन्हें क्या कहा जाता था, ये पॉल्यूटिंग है, अनटचेबल कहा जाता था कि इनको छुओ मत, फिर उन्हें मंदिर में नहीं जाने देते थे, उन्हें कॉमनवेल्थ से पानी नहीं भरने देते थे। तो इस तरह की जो एक बुरी चीज़ें चल रही थी, अब उन सबको ख़त्म करना चाहते थे लोग। तो जितने भी नॉन ब्राह्मण कास्ट थे उन लोगों ने क्या किया, मूवमेंट्स जो थी वो छेड़ दी और क्या कहा कि ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को बंद कर दिया जाए। तो लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाने शुरू कर दिए, अपने जॉब्स चेंज करने शुरू कर दिए। जैसे कि हमने क्या पढ़ा था कि शूद्रास जो होते थे उन्हें क्या काम करना पड़ता था, लेबर क्लास का काम करना पड़ता था, पेजेंट्स की लाइफ जीनी पड़ती थी। इन लोगों ने ना अपना काम चेंज करना शुरू कर दिया। जैसे कि अगर हम बात करें, बहुत से लोग जो कि कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, माहर कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, इन्होंने क्या किया, आर्मी ज्वाइन कर ली, कि इन्होंने अपना काम ही चेंज कर दिया, अपनी प्लेस चेंज कर दी, सो दैट इन्हें कोई इस तरह से रैंक कर ही ना पाए कि आप लो हैं क्योंकि आप साफ सफाई का काम कर रहे हैं, या कि आप कोई ऐसा लेबर क्लास का काम कर रहे हैं, तो इनमें किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन कोई बंदा कर ही ना पाए। जैसे कि अगर इसके एग्जाम्पल लें तो BR अम्बेडकर, जिन्हें कि आप इमेज में देख रहे हैं, इनके जो फादर थे वो एक टीचर थे, कहाँ पे, आर्मी स्कूल में, राइट। तो हमने भी बात की ना कि माहर कम्युनिटी के लोग जो थे वो आर्मी ज्वाइन करने लगे थे कि हम ये सारी चीज़ों से बाहर निकलते हैं, कुछ और काम करते हैं। तो द फादर ऑफ BR अम्बेडकर, जिन्होंने कि बेसिकली क्या किया था, फॉट किया था फॉर दलित मूवमेंट, वो कौन थे, वो एक टीचर थे आर्मी स्कूल में। आगे हम ये भी पढ़ेंगे कि इस तरह से BR अम्बेडकर ने भी क्या किया था, एक मूवमेंट चलाई थी क्योंकि वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना चाहते थे। जब हम बात कर रहे हैं ना कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना था, तो उसके लिए ना नंबर ऑफ मूवमेंट्स चले थे। जैसे हमने बात की ना कि नॉन ब्राह्मणिकल जो कास्ट थी उन्होंने, तो अब हम उन्हीं कुछ मूवमेंट्स के बारे में जानने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे सतनामी मूवमेंट के बारे में। सतनामी मूवमेंट जो थी ना, इंडिया के सेंट्रल पार्ट में चली थी। इसे चलाया था गुरु घासीदास ने। अब जिन्हें आप यहाँ इमेज में देख रहे हैं, घासीदास जी, ऐसे लोग जो लेदर का काम करते थे, क्योंकि लेदर का काम जो करना पड़ता है ना, वो एनिमल स्किन का यूज़ होता था, तो उसकी वजह से बहुत से लोग जो ये लेदर का काम करते थे, लेदर वर्कर्स होते थे, इनके साथ डिस्क्रिमिनेट किया करते थे क्योंकि उन्हें पॉल्यूटिंग कहा जाता था। तो सतनामी मूवमेंट में इन्होंने सबसे पहले, घासीदास जी ने क्या किया, उन लोगों के लिए काम किया, उनकी बेटरमेंट के लिए काम किया, सो दैट उनके साथ किसी तरह की डिस्क्रिमिनेशन ना हो। साथ ही साथ हरिदास ठाकुर जो थे, इन्होंने क्या शुरू किया, एक मटुआ सेक्ट शुरू किया। इसमें जो चंडाल कल्टीवेटर्स थे, अब चंडाल भी एक ऐसा ग्रुप है, आप सोशल ग्रुप समझ सकते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता था इंडिया में, तो उनकी बेटरमेंट के लिए कौन आ गया है, हरिदास ठाकुर। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि जिस तरह से हमने बात की थी पहले महिलाओं के लिए, उनके लिए अलग अलग लोग, अलग अलग ग्रुप्स आए थे, तो अब कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए भी अलग अलग लोग और अलग अलग ग्रुप्स क्या कर रहे थे, एफर्ट्स कर रहे थे। ऐसे ही और कौन लोग थे, वेल, इन केरला श्री नारायण गुरु फ्रॉम एजावा कास्ट सपोर्टेड द आइडिया ऑफ यूनिटी।
तो जिन्हें आप यहाँ इमेज में देख रहे हैं, ये है श्री नारायण गुरु। इन्होंने एक पर्टिकुलर कास्ट को क्या कहा कि हमें एक यूनिटी के साथ जीना चाहिए, हमें एक दूसरे को अनइक्वल या कि अपने से कम या ऐसा कुछ नहीं ट्रीट करना चाहिए। कि इन्होंने क्या कहा कि ही आर्ग्यूड अगेंस्ट ट्रीटिंग पीपल अनइक्वली ऑन द कास्ट बेसिस। जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि 4 जो ग्रुप्स थे उसमें बटा हुआ था हमारा कास्ट सिस्टम। तो जो सबसे लोएस्ट रैंक पे आते थे उनके साथ बहुत गंदा बर्ताव किया जाता था। तो इन्होंने क्या कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जो ये कास्ट बेसिस पे अनइक्वल बना देते हैं ना लोगों को कि तुम हाईएस्ट कास्ट से हो, तुम लोएस्ट कास्ट से हो, तो तुम्हें ये सब चीज़ें जो हैं फेस करनी पड़ेंगी, वो गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इसी तरह के एक और शख्स थे जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, उनका नाम था ज्योतिराव फूले। तो जिन्हें यहाँ आप इमेज में देख रहे हैं ज्योतिराव फूले, तो अगर हम इनकी बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था? 1827 में। अब ये भी एक लो कास्ट लीडर थे हु हैड स्टडीड इन मिशनरी स्कूल। हमने पहले बात की ना कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे वो लो कास्ट और ट्राइबल ग्रुप्स के लिए स्कूल्स शुरू किया करते थे। तो ज्योतिराव फूले भी एक मिशनरी स्कूल से पढ़े लिखे थे। सबसे पहले इन्होंने जो काम किया वो ये था, ही अटैक द ब्राह्मण्स क्लेम दैट दे आर सुपीरियर बिकॉज दे वर आर्यंस। उन्होंने क्या कहा कि ब्राह्मण्स हमेशा ये क्लेम करते हैं कि हम हैं आर्यंस, तो इस वजह से हम लोग आप लोगों से सुपीरियर हैं, आप लोगों से बेटर हैं। तो इस चीज़ पे जो ये क्लेम था इनका, एक जो दावा था, उसको अटैक करने के लिए ज्योतिराव फूले ने क्या कहा? उन्होंने बताया, ही आर्ग्यूड दैट आर्यंस आर फॉरेनर्स who defeated the real residents of this country and started treating them as low caste। अगर आप पास्ट में जाते हैं, कोई आपको ऐसी कहानी सुनने को मिलती है या कोई ऐसी बुक जो है आपको रीड करने को मिलती है, तो आपको ये पता चलेगा कि आर्यंस बेसिकली एक ऐसा ग्रुप था जो इंडिया में आया था। इंडिया के रहने वाले लोगों को इन्होंने हरा दिया था युद्ध में, और उन्हें जो रियल रेजिडेंट्स थे अपनी लैंड छोड़ के इंडिया के बाकी हिस्सों में शिफ्ट होना पड़ा था। और आर्यंस जो थे इन्होंने इंडिया के मेजर पार्ट पे, आप समझ सकते हैं कि अपना एक कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया था। तो ज्योतिराव फूले ने क्या बोला कि अगर ब्राह्मण्स ये कहते हैं कि हम आर्यंस हैं और हम हाई कास्ट के लोग हैं, तो उन्होंने समझाया कि आप लोग तो फॉरेनर्स थे, आप यानी इस धरती के तो रहने वाले थे ही नहीं। जो यहाँ के रियल रेजिडेंट्स हैं आपने आके उन्हें हरा दिया, और बिकॉज वो आपसे हार गए थे इसलिए आपने क्या कहना शुरू कर दिया कि आप लोग लो कास्ट हैं, और उनके साथ आपने गलत बर्ताव करना शुरू कर दिया। तो ये एक उन्होंने अपना आर्ग्यूमेंट दिया था। दूसरा उन्होंने क्या किया, उन्होंने जितने भी लो कास्ट के लोग थे उन्हें कहा कि आप यूनाइट अप हो जाइए और फाइट कीजिए, यानी कि आप एकजुट हो जाइए और आपके साथ जो ये गलत बर्ताव होता है उसके अगेंस्ट आप लोग क्या कीजिए, फाइट कीजिए, सो दैट आपकी लाइफ जो है वो बेटर हो पाए। अब ज्योतिराव फूले ने एक और काम किया, ही फाउंडेड अ सत्य शोधक समाज टू प्रोपगेट इक्वालिटी। इन्होंने एक सोसाइटी फाउंड अप की जिसका नाम रखा सत्य शोधक समाज, और इनका मेन जो ये प्रोपगेट करते थे, जो चीज़ का प्रचार करते थे वो क्या था, इक्वालिटी, यानी जितने भी मनुष्य हैं उन सब में इक्वालिटी है, आप किसी भी मनुष्य को कम या ज़्यादा नहीं बता सकते। साथ ही साथ इन्होंने एक बुक लिखी थी 1873 में जिसका नाम क्या था, गुलामगिरी। तो जो ये बुक इन्होंने गुलामगिरी लिखी थी, इस बुक की क्या खासियत थी कि इट वॉज डेडिकेटेड टू ऑल दोज अमेरिकन्स हु फॉट टू फ्री स्लेव्स। अब ज्योतिराव फूले ने एक बुक लिखी थी गुलामगिरी 1873 में। हालांकि इसमें मेन मुद्दा क्या था कि उन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बारे में ही लिखा, लेकिन इसे उन्होंने डेडिकेट किसे किया, अमेरिकन्स को, उन अमेरिकन्स को जिन्होंने स्लेव्स को फ्री करने के लिए फाइट किया था। जब ये बुक लिखी गई थी इससे कुछ समय पहले क्या चीज़ हुई थी, अमेरिका में एक पूरा, आप कह सकते हैं कि लोगों ने रिफॉर्म लाने की कोशिश की थी। पुराने टाइम में क्या होता था ना, लोग स्लेव्स परचेज किया करते थे, मतलब ऐसे लोग जिन्हें आप आपके घर में, आपके खेतों में काम पे लगाएंगे, उन्हें कोई पैसा नहीं दिया जाता था क्योंकि वो आपके स्लेव होते थे, गुलाम होते थे। तो ज्योतिराव फूले जो कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर लिख रहे थे, उन्होंने अपना जो दायरा था सोच को उसे बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जब उन्होंने अमेरिकन्स को उस बुक को डेडिकेट कर दिया। उन्होंने सिर्फ इस चीज़ को इस तक लिमिट नहीं रखा कि इंडिया में जैसे कास्ट के बीच में फ़र्क होता था, उन्होंने ये चीज़ भी देखी कि अगर इंडिया से बाहर चले जाएं तो आपने देखा होगा कि जो वाइट लोग हैं वो भी डिस्क्रिमिनेट करते हैं ब्लैक्स के साथ।
तो इस चीज पे भी उन्होंने कह सकते हैं कमेंट किया था अपनी बुक के थ्रू। अब जैसे कि हम ये देख रहे हैं कि अलग अलग लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, अपनी अपनी तरफ से एफर्ट्स लगा रहे हैं सो दैट जो लो कास्ट है उन्हें जो डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है वो खत्म हो सके इंडिया में, इस तरह की जो बुरी प्रथा है वो खत्म हो सके। ऐसे ही इस तरह के रिफॉर्म को और किस इंसान ने कैरी फॉरवर्ड किया? बी आर अम्बेडकर ने। तो जिन्हें आप यहाँ इमेज में देख रहे हैं कौन है? बी आर अम्बेडकर। वेल ही वॉज फ्रॉम महार कम्युनिटी। जैसे कि हमने पहले भी बात की है कि ये महार कम्युनिटी के थे और इनके फादर क्या थे? टीचर थे, राइट? तो ये महार कम्युनिटी के थे और इन्होंने क्या चीज फेस की थी अपनी लाइफ में? वेल ही हैड फेस डिस्क्रिमिनेशन इवन इन हिज स्कूल एज ही हैड टू सिट आउटसाइड द क्लासरूम। बिकॉज ये महार कम्युनिटी से बिलोंग करते थे तो ऐसी बहुत सी कास्ट थी जो क्या करती थी, इन्हें अपने साथ मिक्सअप नहीं होने देना चाहती थी, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते थे। तो इन्होंने किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन नोटिस किया था? बचपन में ही इनके साथ क्या होता था कि जब ये स्कूल पढ़ने जाते थे इन्हें क्लास से बाहर बिठाया जाता था। देखिए आज के टाइम में हमारे कंट्री में कितना अच्छा सिस्टम है कि जब कोई बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो नोबडी आस्क्स देम कि आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है। बट अंबेडकर जी के साथ ये प्रॉब्लम हुई थी कि उन्हें क्लास के बाहर बिठाया जाता था। लेकिन आगे चल के क्या हुआ कि आफ्टर कंप्लीटिंग हिज हायर स्टडीज इन यूएस ही केम बैक इंडिया इन 1919। यूएस में जाके इन्होंने अपनी हायर स्टडीज प्राप्त की और उसके बाद जब ये 1919 में इंडिया वापस आए तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने सबसे पहले क्या चीज बिगिन की? राइटिंग अगेंस्ट डोमिनेंस ऑफ अपर कास्ट, कि जो अपर कास्ट बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग थी, यानी एक अपना रोब रखते थे, दूसरों को अपने से कम समझते थे और सबको ये कहते थे कि हम तुमसे हायर लेवल पे हैं। तो उस चीज के अगेंस्ट इन्होंने सबसे पहले तो लिखना शुरू किया, उस चीज को गलत ठहराना शुरू किया। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया? वेल ही लेड अ टेम्पल मूवमेंट फॉर एंट्री ऑफ लो कास्ट पीपल इन टेम्पल्स। 1927 में बी आर अम्बेडकर ने एक बहुत मेजर मूवमेंट की। वो ये थी कि जैसे कि हमने शुरुआत में चैप्टर में ये पढ़ा था कि लो कास्ट के लोगों को टेम्पल में नहीं जाने देते थे, तो इन्होंने कहा ये गलत है और इन्होंने अपनी एक मूवमेंट जो थी शुरू की कि जितने भी लो कास्ट पीपल हैं उन्हें टेम्पल में एंट्री मिलनी चाहिए। उसके लिए इन्होंने क्या किया था ना, 3 सक्सेसफुल टेम्पल एंट्री मूवमेंट जो थी उसको लीड किया था। और 1927 से 1935 यानी 1927 से लेकर 1935 के टाइम पीरियड में इन्होंने ऐसे 3 मेजर ये मूवमेंट्स कंडक्ट किए थे और ये उसमें सक्सेसफुल रहे थे। तो अब तक हमने जाना कि बी आर अम्बेडकर जिन्होंने बचपन में अपने लाइफ में डिस्क्रिमिनेशन झेला था, उन्होंने आगे चल के कितना कुछ किया लो कास्ट के लोगों की बेटरमेंट के लिए। ऐसे ही एक और इंसान थे जिनका नाम था ईवी रामास्वामी नायकर। तो जिन्हें आप यहाँ इमेज में देख रहे हैं ये है ईवी रामास्वामी नायकर। इन्हें एक और नाम से बुलाया जाता था, वो है पेरियार। अब जो पेरियार थे ना, शुरुआत में ये एक असेटिक थे। असेटिक का मतलब होता है जैसे साधु संत होते हैं ना, सन्यासी हो। लेकिन लेटर ऑन क्या हुआ? लेटर ही जॉइंट कांग्रेस। जो कांग्रेस पार्टी थी ये उसका हिस्सा बने। बट जब ये कांग्रेस पार्टी का हिस्सा बने ना तो कुछ समय बाद इन्होंने उस पार्टी को छोड़ दिया। अब उसके पीछे भी एक जो कहानी है वो ये थी कि इन्होंने उसे क्यों छोड़ा था? बिकॉज ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट मेड ऑन द कास्ट बेसिस। पेरियार ने ये चीज नोटिस की थी कि जब भी कांग्रेस के लोग इकट्ठे हुआ करते थे, कहीं पे बैठ के उन्हें मीटिंग करनी होती थी या कि कहीं पे बैठ के उन्हें डाइन अप करना पड़ता था, तो उन्होंने ये नोटिस किया था कि जानबूझकर इस तरह का सीटिंग अरेंजमेंट किया जाता था जिसमें क्या होता था कि हाई कास्ट के लोग एक तरफ होते थे और लो कास्ट के लोगों को थोड़ा दूरी पे बिठाया जाता था। तो उन्होंने ये चीज नोटिस की कि कांग्रेस जो देश के लिए इतना कुछ कर रही थी, एक मूवमेंट्स भी चला रही है और देश के हक के लिए इतना कुछ कर रही है, वहां पे भी अभी भी कास्ट सिस्टम प्रिवेल कर रहा था, यानी लोगों के बीच में फर्क किया जा रहा था। इसी कारण उन्होंने क्या किया था? कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया था। बाद में इन्होंने क्या किया? ही फाउंडेड अ सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। इन्होंने एक मूवमेंट चलाई जिसका नाम इन्होंने क्या रखा? सेल्फ रिस्पेक्ट। यानी जो हमारी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, एक आत्मसम्मान है, उस नाम से इन्होंने एक अपनी मूवमेंट चलाई। और इन्होंने क्या चीज के लिए आर्ग्यू किया? ही आर्ग्यूड दैट अनटचेबल्स आर द ओरिजिनल होल्डर्स ऑफ तमिल एंड द्रविडियन कल्चर एंड ब्राह्मण्स आर आर्यंस हु डिफीटेड देम। हमने अभी पढ़ा था ना जब हम बात कर रहे थे किनके बारे में? ज्योतिराव फूले के बारे में।
तो हमने क्या कहा था, उन्होंने एक आर्ग्यूमेंट दिया था कि जो आर्यंस थे वो बेसिकली कौन थे, फॉरेनर्स थे, जिन्होंने इंडिया के रियल रेजिडेंट्स को हरा दिया था और बाद में लो कास्ट का बताने शुरू कर के उनके साथ डिस्क्रिमिनेट करने लग गए थे। अब जो नायकर हैं उनके बारे में भी हम क्या चीज़ पढ़ रहे हैं कि उन्होंने भी आर्ग्यू किया कि आज जिन लोगों को आप अनटचेबल कहते हैं, जिन्हें आप अछूत कहते हैं, वो बेसिकली कौन है, वही वो ओरिजिनल होल्डर्स हैं तमिल और द्रविडियन कल्चर के, जिन्हें ब्राह्मण्स ने, जो एक्चुअली में क्या है, आर्यंस जो हैं, उन्होंने हरा दिया था और हराने के बाद उनके साथ बुरा बर्ताव शुरू कर दिया। अब ना सिर्फ इन्होंने ये अपना एक आर्ग्यूमेंट दिया, एक अपना एक पक्ष रखा, साथ ही साथ इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि ही वॉज क्रिटिक टू हिंदू स्क्रिप्चर्स एज ही बिलीव्ड that they were used by Brahmins to claim their dominance over low caste and by men to claim their dominance over women. कुछ ऐसे पुराने ग्रंथ जो थे, जो हिंदू स्क्रिप्चर्स थे, उसको भी थोड़े क्रिटिक थे उन चीज़ों के, क्योंकि इन्होंने ये कहा कि ये क्या चीज़ है। उनकी एक सोच जो थी वो ये थी, उनको ये लगता था कि ब्राह्मण्स ने उन स्क्रिप्चर्स का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए किया है ताकि जितने भी ब्राह्मण्स हैं वो अपनी एक डोमिनेंस दिखा सके लो कास्ट के लोगों के ऊपर, और साथ ही साथ पुरुषों ने उसे इसलिए इस्तेमाल किया है ताकि वो अपनी डोमिनेंस दिखा सके महिलाओं के ऊपर। तो अब तक हमने क्या चीज़ देखी कि अलग अलग जो ये लीडर्स थे, चाहे वो ज्योतिराव फूले हैं, चाहे वो ईवी रामास्वामी नायकर हैं, या कि BR अम्बेडकर हैं, या कि जैसे गुरु घासीदास हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, अपने अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं, अपने अपने तर्क दे रहे हैं, अपना पक्ष रख रहे हैं ये समझाने के लिए कि जो ये कास्ट सिस्टम है ये सही नहीं है, जो ये डिस्क्रिमिनेशन है ये सही नहीं है। तो इस तरह के जो ये क्लेम्स करते थे ना, इसकी वजह से ये क्या चीज़ देखने को मिल रही थी कि such type of claims made by these leaders were not only accepted by many but were also challenged by various groups. हालांकि जो ये तर्क दे रहे थे इन्हें बहुत से लोग सही मान के एक्सेप्ट भी कर रहे थे, पर ये भी देखा गया कि बहुत से लोगों ने इन्हें चैलेंज किया, यानी इन्होंने क्या कहा कि नहीं, आप सही नहीं है। अब देयर वर मेनी ऑर्थोडॉक्स ग्रुप्स हु सपोर्टेड कास्ट सिस्टम, जहाँ पे ये इतने सारे जो लीडर्स हैं क्या चाह रहे हैं, कास्ट सिस्टम को आप ख़त्म कर दीजिए, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को आप ख़त्म कर दीजिए, और उसके लिए उन्होंने बहुत अच्छे तर्क भी दिए हैं, बताया है कि किस तरह से ये चीज़ें गलत हैं। तो दूसरी तरफ ऐसे ऑर्थोडॉक्स ग्रुप्स, ऐसे लोग जो अभी भी पुरानी सोच के साथ ही चलते थे, उन लोगों ने इस चीज़ को गलत बताया, चैलेंज किया और क्या सपोर्ट किया कि नहीं, कास्ट सिस्टम जो चल रहा है इंडिया में वो सही है और वो वैसा ही रहना चाहिए। तो ऐसे कौन से ऑर्थोडॉक्स ग्रुप थे जो कि सपोर्ट कर रहे थे कास्ट सिस्टम को, उनके बारे में भी समझ लेते हैं। वेल, ऐसी बहुत सी ऑर्थोडॉक्स सोसाइटीज़ थी, जैसे कि अगर हम नॉर्थ की बात करते हैं तो वहाँ पे थी सनातन धर्म सभा और दूसरी थी भारत धर्म महामंडल। बंगाल में थी ब्राह्मण सभा। तो ये कुछ ऐसी सोसाइटीज़ थी जो क्या कह रही थी उन लीडर्स को जिन्होंने कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, जिन्होंने कहा था कि ये नहीं होना चाहिए, इन्होंने क्या बोला कि आप गलत हैं। रीजन इज दिस कि इन्होंने क्या कहा, दे अपहोल्ड कास्ट सिस्टम एज कॉर्नरस्टोन ऑफ हिंदुइज्म। इन्होंने कहा कि हिंदुइज्म का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कास्ट सिस्टम जो है ये इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये सही है, ये जिस तरह से प्रिवेल हो रहा है ये सही है। तो हमने क्या चीज़ समझी है कि एक तरफ तो ऐसे लोग हैं जो फाइट कर रहे हैं कि कास्ट सिस्टम को बंद कर दिया जाए, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे भी कुछ सोसाइटीज़ और ऐसे कुछ लोग थे जो कह रहे थे कि नहीं, इसे चलने दीजिए क्योंकि ये सही है। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं, अपने चैप्टर की लास्ट में हम ये समझ पा रहे हैं कि एट लास्ट वी कैन से दैट टिल नाउ वेरियस स्ट्रगल्स हैव बीन डन for the betterment of women and low caste in India and still they are going on in the present times too. यानी आज के टाइम पीरियड तक बहुत से स्ट्रगल्स हुए हैं, किस लिए, ताकि विमेन और लो कास्ट लोगों की लाइफ को बेटर बनाया जा सके, कहाँ, इंडिया में। लेकिन आज भी इन चीज़ों को कंटिन्यू किया जा रहा है, इन स्ट्रगल्स को आगे बढ़ाया जा रहा है सो दैट और इम्प्रूवमेंट्स जो हैं इन दो ग्रुप्स की लाइफ में लाए जा सकें। So with this we come to an end of our video. Thank you for watching. For more such videos, please subscribe to Success Series Education.